ठीक है, तो एक बार आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सब कुछ। तो हम फोर्थ पॉइंट लिख रहे थे, फोर्थ पॉइंट में क्या था, अ पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, इन अ कंपनी, और एनी सच कंपनी और कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि डिसक्वालिफाइड है हमारा ऑडिटर। ठीक है, तो कब कब हम उस पर्सन को एज अ अपॉइंट नहीं कर सकते। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 141, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी कंपनी में इन इन लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, सबसे पहला है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी ऐसी कंपनी, यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेप्ट एलएलपी, एक्सेप्ट एलएलपी। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, उसको हम एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, और वो बहुत मतलब जेन्युइन रीजन है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो अपने हमारे जो कंपनी के ऑडिट्स हैं वो कैसे करेगी। ठीक है, हम फर्म को कर सकते हैं, बट हम बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं कर सकते। ठीक है, और एक्सेप्ट एलएलपी, एलएलपी इज अ काइंड ऑफ फर्म, तो हम उसको ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, और आपको साइड में नोट करके चलना है कि ये जो है सारे वो डिस्क्वालिफाइड है, मतलब वो अपॉइंट नहीं हो सकते एज अ ऑडिटर। इससे पहले भी हमने डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी हैं, और हमने क्राइटेरिया पढ़ा है। किस किस के बारे में पढ़ा है हमने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा है, सेक्शन 149। ठीक है, और भी हमने बहुत सारे पढ़े हैं कि ये पर्सन ऐसे अपॉइंट नहीं हो सकते। तो ऐसे ही सेक्शन 141 कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो आपकी अपॉइंट नहीं हो सकती एज अ ऑडिटर, लेकिन एलएलपी हो सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आप खुद देखो, अगर आप अपनी कंपनी में, आप कंपनी का एग्जांपल लेके चलो यहाँ पे, ये आप यहाँ पे एक कंपनी का एग्जांपल लेके चलो, जिस कंपनी का नाम मैंने रख रखा है ABC लिमिटेड। ठीक है, और इसमें मुझे क्राइटेरिया देखना है कि मैं किस किस को अपॉइंट कर सकती हूँ एज एन ऑडिटर। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट तो मैंने खत्म कर दिया। अब मुझे अपनी कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर चाहिए, तो क्या मैं अपनी कंपनी का ही ऑफिसर या एम्प्लॉय को रख लूँ? नहीं, मैं क्यों नहीं रख सकती? आप पहले खुद ये बताओ कि वो बायस्ड नहीं हो जाएंगे बहुत सारे। बॉडी कॉर्पोरेट मैंने मना कर दिया। ठीक है, ऑफिसर को मैं नहीं रख सकती, एम्प्लॉय को मैं अपनी कंपनी का ही नहीं रख सकती। ठीक है, मैं नहीं रख सकती। पार्टनर एम्प्लॉय, इस चीज को, थर्ड पॉइंट को ध्यान से सुनना, पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब इन दोनों के, ऑफिसर के कोई पार्टनर है या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, तो उसको भी हम नहीं रख सकते, बिकॉज हमें बायसनेस खत्म करनी है। हमें क्या करना है, हमें बायसनेस खत्म करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, ये आपके कुछ क्लॉजेज हैं, जो अगर आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लो एक स्टोरी लाइन में बनाकर, तो आप कभी इसे भूलोगे नहीं। ठीक है, सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, नहीं हो सकती, एक्सेप्ट एलएलपी मतलब हो सकती है। ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आप ये ध्यान रखना, बस मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है, फिर आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि आप कंपनी में एक बिल्कुल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट चाहिए, नॉन बायस। तो लॉ कहता है अगर आप अपनी कंपनी में ही अपने एम्प्लॉयज को रख रहे हो, अपने ऑफिसर्स को रख रहे हो, तो वो तो आपके कंट्रोल में है। और जब वो आपके कंट्रोल में है, तो अगर आपके स्टेटमेंट्स में, आपके फाइनेंशियल्स में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई भी चीज गलत होती है, तो वो तो आप अपने आप में करके सही कर दोगे। तो ऑथेंटिकेशन कहाँ चला जाएगा? ऑथेंटिकेट तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ही नहीं।
इसीलिए लॉ ने स्पेसिफिकली इसको डिबार कर दिया है, ठीक है, कि अपनी कंपनी का ही ऑफिसर एम्प्लॉय। अच्छा, उसके कंपनी के मन में बात आई, चल ठीक है, लॉ में लिखा है ना कि ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं हो सकता, तो ऐसा कर, एम्प्लॉय है सपोज मनोज, मनोज तू ऐसा कर, तेरे अंडर वो नहीं है, पार्टनर है तेरा, वो तो हमारे से कोई रिलेटेड नहीं है ना, वो तो तुझसे रिलेटेड है, तो तू उसको अपॉइंट कर लेते हैं हम, है ना, और जो भी चीज होंगी हम अपना आराम से देख लेंगे, और कम से कम हम लीगल कंप्लायंस से तो बच जाएंगे, और फॉल्स दिखा देंगे या जो भी चीज होगी। तो लॉ ने बोला है भैया 141 आपको ये कहता है, सुन लो, कि पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका इसका भी पत्ता क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हुए। अब सुनो, अभी चैट बॉक्स में कोई भी रिवर्ट मत करना, बिकॉज मैं भी समझा रही हूँ, आपके डाउट्स में आफ्टर दी, मतलब जब भी कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन मैं तब लूंगी, ठीक है। नाउ फोर्थ बोलता है पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज पार्टनर इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन अ कंपनी, और वो आपकी होल्डिंग सब्सिडरी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी अगर पर्सन है खुद, ठीक है, अब मैं कंपनी हूँ, मैं सोच रही हूँ यार किसको करूँ अपॉइंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसको करूँ अपॉइंट, है। तो सामने से एक बोलता है कि सर मेरा तो कोई आपसे लेना देना नहीं है, आपकी कंपनी में ना तो मैं एम्प्लॉय हूँ, ना मैं पार्टनर हूँ, ना मेरा कोई वैसा है, लेकिन मेरे पास शेयर्स हैं बस, तो क्या मैं आपके में बन जाता हूँ, मुझे नॉलेज भी है, ठीक है। तो उसने स्पेसिफिकली बोला है अ पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी और एनी कंपनी, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास सिक्योरिटीज हैं, उसने होल्ड कर रखी है सिक्योरिटीज कंपनी में या उसकी सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग में या एसोसिएट में, या तो उसने खुद ही हिमसेल्फ या उसका कोई पार्टनर, ठीक है। तो इस केस में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो कंपनी कहती है कि भैया जाओ, घर जाओ, हमें नहीं चाहिए, या तो तुम खुद या फिर तुम्हारा कोई पार्टनर होल्ड कर सकता है, तो भैया जयराम जी की लॉ अलाउ नहीं करता, सेक्शन 141 अलाउ नहीं करता, ठीक है। उसने बोला सर जी मैं आपकी कंपनी में नहीं, आपकी दूर की एसोसिएट कंपनी में करता हूँ होल्ड। उसने बोला अच्छा, चलो मैं चेक करता हूँ। नहीं जी सर, आप भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी क्या हुआ, इसको भी डिबार कर दिया, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे वो सब्सिडरी में हो, चाहे वो होल्डिंग में हो, चाहे एसोसिएट में हो, ठीक है। तो अभी जो है इसका भी पत्ता साफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ए एज अ होल लेते हैं कि यार हम इतना बड़ा काम है, अब इसको स्टोरी लाइन को समझना इन चारों पॉइंट्स को, ठीक है, ताकि आप एंड तक ना दिसंबर तक भूलो नहीं। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो उसने, जैसे मैं कंपनी हूँ एबीसी लिमिटेड, मैंने सोचा यार ये ऑडिट का तो बहुत पंगा होता है, बहुत बड़ा काम होता है, ऐसा करते हैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को बना लेते हैं, है ना, और वो हमारे कंपनी के ऑडिट देख लेगा। तो लॉ ने कहा नहीं, उसने बोला किसी फर्म, किसी एलएलपी को, कि हाँ तुम एलएलपी या फर्म को रख सकते हो, ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट हम आगे बढ़ेंगे कि उस फर्म में क्या हो सकता है, ठीक है, क्या मतलब एक रिक्वायरमेंट है। उसने बोला अच्छा चलो ठीक है। यार उसके मन में लेकिन आया एबीसी लिमिटेड के मन में कि यार इतनी बड़ी कंपनी को देंगे, कंपनी नहीं इतनी बड़ी फर्म को देंगे, इससे ऐसा करते हैं ना अपने ही घर में से उठा लेते हैं ऑफिसर या एम्प्लॉय को, वो पहले से काम जानता भी है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो वो संभाल भी लेगा। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उनका एक ऑफिसर था बहुत अच्छा, उन्होंने बोला अगर मेरा पार्टनर हो तो चलेगा। उसने कहा नहीं, ठीक है। उसने बोला कि अच्छा मेरा जो पार्टनर है ना वो सिक्योरिटी होल्ड करता है बस, वो भी मेन कंपनी की नहीं, एसोसिएट कंपनी में। उसने बोला नहीं, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए, जस्ट एक थम्स अप दे दो,
तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया। फिर हम मूव करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, 1 सेकेंड। हो गया क्लियर इतना? अब देखो, अब सिक्योरिटी की बात आई गई यहाँ से। आप सिक्योरिटी को अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे, होल्डिंग सिक्योरिटी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ई क्लॉज है उसका वो यही कहता है, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट एक्सीडिंग 1 लाख फेस वैल्यू ऑफ such securities in case of limit exceeds the corrective action to be taken within 60 days। ठीक है, वो ये कह रहा है सिक्योरिटी ना उसका कोई रिलेटिव भी नहीं करना चाहिए, रिलेटिव को भी मना कर दो। ठीक है, और रिलेटिव ने अगर कर भी रखा है तो 1 लाख तक देखेंगे। 1 लाख तक उसकी जो फेस वैल्यू है उसका अगर उसने ले रखा है, सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है तो ठीक। अगर सपोज उसने 1,10,000 कर रखी है तो 10,000 जो वैल्यू है उसको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कि भैया वो कम कर ले। विद द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब उसने एक्वायर करे हैं उसके 60 दिन, 60 दिन के अंदर अगर वो कम कर लेता है और लिमिट ले आता है 1 लाख, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो दोबारा ये वाला पॉइंट। एनी पर्सन हुज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट एक्सीडिंग ₹1 लाख, फेस वैल्यू जो आपके शेयर्स की है 1 लाख ऑफ सिक्योरिटीज, तो उसको करना है। ठीक है, उसको कर सकते हैं, बट अगर वो लिमिट एक्सीड करती है तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको उसे लिमिट में भी लाना है। ठीक है, ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट है, ये तो हमारा हो गया था ई हमने क्या देखा कि जो आपका पर्सन है उसका अगर कोई रिलेटिव है, चाचा ताऊ है, रिलेटिव है और वो 1 लाख तक सिक्योरिटी होल्ड करता है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो वो एलिजिबल है। उसको हम क्या दे देंगे, ग्रीन सिग्नल दे देंगे। बट अगर लिमिट एक्सीड होती है तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल करनी पड़ेगी। लिमिट एक्सीड होती है तो हम उसको 60 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर है आपका इनडेटनेस, ये तो आपका सिक्योरिटी वाला मैटर था। अब है आपका एफ, इनडेटनेस। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये रिविजनरी वीडियो है, ये फुल फ्लेश क्लास नहीं है, तो इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ जल्दी जल्दी। जो मेरी एक्चुअल क्लासेस होती हैं उसमें मैं बहुत काफ़ी टाइम लगाती हूँ, बट अभी देखो आपके दिसंबर में एग्जाम्स हैं और अभी बहुत सारा कोर्स बचा है, तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये आपका रिवीजन सेक्शन है। रिवीजन तरीके से मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें ही कंसंट्रेट करना और कोशिश करना, और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर हम यहाँ पे इनडेटनेस की बात करें, अगर हम यहाँ पे इनडेटनेस की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज। और ये जब आपने मेरी, जो स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास ली है उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि मैंने इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था रिलेटिव्स में। ठीक है, बहुत अच्छे से कोट किया था मैंने इसको।
तो अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव, अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव इज इन डेट, मतलब उनके पास उधार है। इंडेटनेस का मतलब क्या होता है? उधार। ठीक है, इज इन डेट टू द कंपनी और इट सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट। देखो ये चीज दिमाग में सेट करके रखना, अगर हम किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, या वो सेक्शन 149 हो या तो वो सेक्शन 149 हो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या वो केस हो कॉस्ट ऑडिटर, आपको क्या करना है? आपको उस कंपनी में उसकी एसोसिएट कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, सारी कंपनीज में आपको ये चीज चेक करनी है। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ इंडेटनेस है 5 लाख, वो भी आपको करनी है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये इक्वल अप, ये एग्जैक्ट 5 लाख रुपीज है। अगर मैं बोलूं आपको 5 लाख 1 रुपये भी हो गया, तो क्या वो एलिजिबल है? बताओ, क्या वो एलिजिबल है? नहीं, उसने बोला है एग्जैक्ट 5 लाख रुपीज तक इंडेटनेस होनी चाहिए। ठीक है, अगर 5 लाख रुपीज 1 भी हो गई तो नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, फिर है आपका अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर हैज गिवन अ गारंटी प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी। अब हमने यहाँ पे इंडेटनेस बोला, उसके रिगार्डिंग अगर गारंटी दी है तो जी फॉर गारंटी। तो ये तो आप ध्यान रखना बिल्कुल अच्छी तरीके से, मैंने अपने क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था कि जब हम क्लॉजेज याद करते हैं 140 सबसेक्शन 3 है ये आपका। ठीक है, 140 सबसेक्शन कौन सा है? ये आपका 3, 1 सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, और ये हम उसके पढ़ रहे हैं क्लॉजेज। ठीक है, तो देखो, बॉडी कॉर्पोरेट से ए से याद रखना बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, बी से आप करना कि दो हैं तो ऑफिसर और एम्प्लॉय। सी से आपकी कैटेगरी बन गई, चेन बन गई, तो पार्टनर एम्प्लॉय ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, डी, डी से आप सिक्योरिटी कैसे भी मतलब आप कर सकते हो, सिक्योरिटी, है ना। और उसके अगला जो पॉइंट होगा आपका ई, उसमें आप आ जाएगा रिलेटिव, कि रिलेटिव ने अगर सिक्योरिटी ली है तो। एफ से आ जाएगा इंडेटनेस। ठीक है, ऐसे करके गारंटी आपको याद रहेगा कि अच्छा हाँ जी, जी पे गारंटी थी, उसके ऊपर ये वाले पॉइंट थे, उसके नीचे ये वाले पॉइंट थे। ठीक है, तो अगर गारंटी भी देता है टू द थर्ड पर्सन, अगर ये बंदा है, इसने उधार लिया है, ये आपकी कंपनी है, इसने आपका इंडेटनेस लिया है, और थर्ड पर्सन जो है गारंटी देता है इसकी, तो उस केस में जो गारंटी दे रहा है, एक तो वो 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आपका आता है पॉइंट एच। एच में क्या है? अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी। अगर आपके बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, क्योंकि देखो बिजनेस रिलेशनशिप वगैरह होंगे ना, तो उसमें आपका एक इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका जो पूरा फंडा है लॉ में, इतनी स्ट्रिक्ट जो चीजें इसने बोली हैं, वो क्यों बोली हैं? उसका पर्पस ये था, उसका पर्पस लॉ का ये था कि आपको किसी भी तरीके से ना एक बायसनेस ना मिल जाए, कि चलो होता है आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं। अगर मैं आपको सॉरी, अगर मैं आपको बिजनेस रिलेशनशिप का एग्जांपल दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको बिजनेस रिलेशनशिप का एक एग्जांपल दूं कि भाई बिजनेस रिलेशनशिप्स में क्या हो गया, आप ये सोचो, वो फाइनेंसेस में उल्टा सीधा कर कर, बायस करके, जिसके बिजनेस रिलेशनशिप हैं वो तो अपना फायदा देखेगा ना, तो वो भी तो कुछ उसमें कर सकता है। लॉ ने बोला है आपको अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऐसे रखना है जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिपिक्ट कर सके, और जो आगे आने वाले इन्वेस्टर्स हैं
जो आपकी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके ही एक अपना डिसीजन बना सकते हैं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, ऑथेंटिक हो और उसमें किसी भी टाइप की बायसनेस ना हो। ठीक है, तो इसीलिए लॉ ने हर एक तरीका जिससे कनेक्शन बन सकता था वो अच्छी तरीके से सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 वाया क्लॉजेस, इसमें आपके जे क्लॉज एम क्लॉजेस हैं, उससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बोल दिया गया है कि ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर स्टिल आप अपॉइंट करते हो ऐसे किसी पर्सन को, क्योंकि जब आप अपॉइंट करोगे एडीटी बन जाएगा, उसके साथ उसकी सारी रिक्वायरमेंट जाएंगी ऑडिटर की कि वो कहीं नहीं है, वो अपनी एक कंसर्न देगा कि भाई मैं कैसे भी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हूँ, ना मैं ना मेरा कोई ऑफिसर एम्प्लॉय कोई भी कनेक्शन में दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तो जाके जो है उसकी अप्रूवल जो है जो उसकी अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव होती है। अप्रूव कहाँ होती है बताओ मुझे फटाफट। जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो हम कहाँ अब अप्रूव करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एजीएम, डीएम और एनी अदर मीटिंग, कोई भी कोई दूसरी मीटिंग। किसमें करते हैं? मुझे कमेंट्स में आपके आंसर्स चाहिए। ठीक है, और फटाफट मुझे बताओगे कि किसमें उसकी अपॉइंटमेंट अप्रूव होती है या क्या, हाँ अप्रूव होती है बाय वे ऑफ, वो मैं बाद में बताऊंगी वरना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कमेंट्स पे ही छोड़ती हूँ। ठीक है, आपको पढ़ते पढ़ते जब भी याद आए आप कमेंट कर देना, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। इसका मैं बताऊंगी बिल्कुल एंड में जाके आंसर। ठीक है, हमें किस में अप्रूव करनी होती है इसकी अपॉइंटमेंट और कैसे अप्रूव करनी होती है। वैसे भी हम अब अभी इसके नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है कैसे नहीं होती। ठीक है, तो आपके बिजनेस रिलेशंस भी नहीं होने चाहिए, ना तो उस कंपनी के साथ, ना तो उस कंपनी के साथ, ना उसकी एसोसिएट के साथ, ना उसकी होल्डिंग के साथ और ना ही उसकी सब्सिडरी के साथ। ठीक है, नाउ आई, a person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director। अब इसको ध्यान से सुनना, a person whose relative, मैंने ये पर्सन बना दिया। ठीक है, हंसना मत, अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग लेकिन समझ लो कि वो है। ठीक है, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर। अब इसका हमने सोचा कि भाई इसको अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, बट क्या हुआ, इसका रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, या तो वो डायरेक्टर है या एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, या तो वो उसका डायरेक्टर है रिलेटिव या एम्प्लॉयमेंट में। कंपनी एबीसी की बात कर रहे थे हम, कंपनी एबीसी लिमिटेड में। अब एबीसी लिमिटेड में क्या था यार, किसी को अपॉइंट करना है तो चलो उस बंदे को उठा लेते हैं, लेकिन बाद में क्या पता चला कि उसका ही रिलेटिव डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के एज अ डायरेक्टर और केएमपी या फिर केएमपी। तो इसका रिलेटिव यहाँ से हो गया, तो वो अपने रिलेटिव की तरफ से क्या कर सकता है, उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो भी पर्सन वो कहता है कि आप इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, मतलब पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा जे, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, फर्म है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो उस पर्सन को भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उसकी फर्म है तो हम अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये वैलिड है। बट एम्प्लॉयमेंट में, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं, क्योंकि वो टाइम कैसे देगा, वो कैसे करेगा। ठीक है, पर्सन हु इज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज। ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। अब अगर ये वाला बंदा है, इसको ही हमने सोचा कि जे के है ना, इसको हमने सोचा कि यार ऐसा करो, ये पहले भी इतनी कंपनीज में ऑडिटर है, इसको ही ऑडिटर रख देते हैं, इसको एक्सपीरियंस भी होगा
और जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारा कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। जो अभी तक हमने सारे क्लॉजेस पढ़े, उसकी तरफ से हमने, उसकी साइड से हमने ये एनालाइज करा कि कोई भी हमारा कैसा भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम क्यों करें? तो देखो, पर्सन हु इज ऑडिटर, उसने बोल दिया, तुम्हें पता है लॉ तुमसे भी ऊपर चलता है दिमाग में। ठीक है, उसने बोला अच्छे कि कभी ऐसे कर सकते हैं, तो सीधा लॉ ने बोला ले, के पढ़ के क्लॉज है ना बेटा, उसको देखो। पर्सन हु इज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, अगर कोई आपका पर्सन है जिसको आपने सोचा है तो ऑलरेडी 20 कंपनीज में ऑडिटर है, 20 कंपनीज में ऑलरेडी ऑडिटर है, अदर देन ओपीसी, ओपीसी इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, स्मॉल कंपनी काउंट नहीं करेंगे, डोरमेंट कंपनी नहीं करेंगे, और प्राइवेट कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल, देखो ये सारे एक्सेप्शंस हैं। आप 20 कंपनीज जब काउंट करोगे तो आपको उसमें ओपीसी नहीं काउंट करना है, स्मॉल कंपनी काउंट नहीं करनी है, डोरमेंट कंपनी नहीं करनी है, और आपको प्राइवेट कंपनी नहीं करनी है जिसकी पेडअप कैपिटल कितनी हो, 100 करोड़ से नीचे हो, 100 करोड़ से नीचे हो। ये मेरा ना पेन टैप थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है, इससे भी राइटिंग ऐसे आ रही है, और मैं डायरेक्टली उससे आपको पढ़ा रही हूँ ना अन अकेडमी पोर्टल से डायरेक्टली, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट के, एल, एल की और फिर एम की। एल क्या है, कहता है अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट। अरे भैया, कोई अगर ये कोर्ट काट का चक्कर है, अगर उसका कोई चल रहा है, इम्प्रिजमेंट है, कुछ है, तो हम उसको तो पहले ही क्या कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। बट स्टिल सुन लो क्या हुआ है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट से कन्विक्ट हुआ है ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड for and a period of 10 years and has not elapsed from the date of such conviction। तो मतलब अगर वो कन्विक्ट हुआ है तो उसके 10 साल तक हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, अ पर्सन हु डायरेक्टली, अब हमारा लास्ट वन क्या है, हमारा लास्ट वन है एम, जिसमें कि वो बोल रहा है पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विसेज, सेक्शन 144। सेक्शन 144 हम तब करेंगे जब हम उस सेक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 144 में बता देती हूँ बेसिकली क्या है। सेक्शन 144 में कुछ चीजें ऐसी हैं, ये मैंने ना एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैंने ऊपर कॉस्ट ऑडिट लिखा है ना, वो मैंने गलती से वो शेड्यूल करते हुए कर दिया था, बट ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स है। ठीक है, तो सेक्शन 144 में कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो बताती हैं कि आप अगर ये काम कर रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो एज अपॉइंटमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, तो देखो भाई, इतने आपको मैं एक बार स्टोरी लाइन बता देती हूँ, वैसे तो आपको अभी याद हो गए होंगे और मैं करवाती हूँ। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, सबसे पहले देखो जैसे मैं बताती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे याद करते जाना। एबीसी लिमिटेड है, मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मुझे अपनी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है। ठीक है, मैं कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में हूँ। तो मैंने सीएस से पूछा, मैंने कहा भाई ला, किस किस को मैं ऑडिटर अपॉइंट कर सकती हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जरा मुझे फटाफट बता, मैं नाम बता रही हूँ तुझे। मैंने बताया यार एक वो कंपनी है, मैंने अपने सीएस को बोला मैं डायरेक्टर हूँ, मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूँ, और मुझे अपॉइंट करना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। साथ में मेरे कौन बैठा है, सीएस बैठा है, मतलब आप लोग बैठे हो। ठीक है, और मैंने पूछना चालू करा कि मेरे पास ये बंदे हैं, तो बता हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसने बोला ठीक है सर। तो मैंने सबसे पहले पूछा, मैंने कहा कौन सा सेक्शन है जो तुम्हारा ये बताता है कि ये वाले जो ऑडिटर्स हैं ये आपके अपॉइंट नहीं हो सकते। तो उसने बोला सर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, उसमें कुछ क्लॉजेज हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इन इन लोगों को नहीं अपॉइंट कर सकते। तो उसने बोला तू मुझे सारे मत बता, मैं तुझे अपने तरफ से बता रहा हूँ, जो लोग मेरे दिमाग में हैं, तू बस ये बताना कि वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। उसने बोला ओके सर। तो पहले मैंने शुरू करा, यार एक बॉडी कॉर्पोरेट है, हैं,
मतलब कंपनी है, फर्म नहीं है, तो तू बता जरा, हो सकता है क्या वो अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर? उसने बोला नहीं सर, बॉडी कॉर्पोरेट को हम अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ ऑडिटर। हाँ, लेकिन अगर एलएलपी है तो हम अपॉइंट कर सकते हैं। अगर फर्म है जिसमें कि मैक्सिमम आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं तो हम कर सकते हैं। उसने बोला चल ठीक है, चल वो तो नहीं है। अच्छा एक बात सुन, अपने ही ऑफिस में से ऑफिसर या एम्प्लॉय को उठा ले क्या? वो है ना ऑफिसर, वो है ना एम्प्लॉय, उसको उठा लेते हैं, उसको बना देते हैं। उसने बोला नहीं सर। अरे चल छोड़, उसको भी छोड़, वो जो मैं बता रहा हूँ ना, उसका एम्प्लॉय है और उसका पार्टनर है, उन दोनों में से किसी को देख लेते हैं। उसने बोला नहीं सर। फिर उसने बोला कि अच्छा छोड़ यार, अपने ऑफिस से किसी को उठाते ही नहीं है। उसने बोला अच्छा एक बार बता, वो बंदा है ना जो उस दिन जिसके हमने शेयर्स अलॉट किए थे, तो उस बंदे को उठा लेते हैं, उस बंदे को अपॉइंट कर देते हैं। उसने बोला कि नहीं सर, लेकिन यार उसके चाचा ने भी लिए थे, उस रिलेटिव को उठा लेते हैं। उसने बोला कि सर हम उसे कर सकते हैं, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि फेस वैल्यू उसकी 1 लाख तक है कि नहीं है। बोला अच्छा, यार उसकी तो शायद 1,10,000 है। तो उसने बोला कोई बात नहीं सर, उसको 60 दिन का टाइम देंगे और वो रिड्यूस कर लेगा, फिर उसके बाद हम उसे अपॉइंट कर लेंगे। मुझे तो ठीक है। फिर उसने बोला चल यार कोई और देखते हैं। उसने बोला रिलेटिव भी गया। उसने बोला यार चल, सिक्योरिटी वाला नहीं है ना, उसने इंडेटनेस है, उसने उधार ले रखा है, उसको कर देते हैं। उसने बोला सर वैल्यू, वैल्यू तो यार उसकी 6-7 लाख है। नहीं सर, 5 लाख तक होती तो हम कर सकते थे। अरे यार तुम तो सभी चीज खराब कर रहे हो, ना उधार ले सकते हो ना दे सकते हो। उसने बोला अच्छा ठीक है, गारंटी दे रखी यार एक बंदे ने उसके अगेंस्ट। उसने कहा सर गारंटी भी नहीं, अगर 1 लाख से ऊपर की गारंटी उसने दे रखी है तो नहीं दे सकता। चल ठीक है, तो लेना देना तो मतलब एक तरीके से नहीं है ना? हाँ नहीं है, लिमिट्स को ध्यान रखना है बस। चलो ठीक है। यार उस बंदे के साथ हमारे बिजनेस रिलेशन है, क्या हम वो कर दें? बिजनेस रिलेशन तो कर सकते हैं। उसने बोला कि नहीं सर, अगर आपके बिजनेस रिलेशन है, यार मेरी कंपनी के साथ नहीं है, मेरी एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है उसके, तो इस कंपनी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसने बोला नहीं सर, अगर आपके बिजनेस रिलेशन आपकी कंपनी या एसोसिएट कंपनी या होल्डिंग कंपनी या एसोसिएट कंपनी के साथ है तो उस केस में सॉरी हम नहीं कर सकते। मैंने कहा यार तुम्हारा लॉ भी इतना है ना, तो और बता दो क्या क्या है। तो उसने बोला कि सर अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो, उसका रिलेटिव अगर आपके हमारी कंपनी में डायरेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट है केएमपी में, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, अच्छा सुन, एक बंदा है वो लेकिन कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। उसने बोला सर फर्म में है? नहीं नहीं, उसकी फर्म नहीं है, वो एम्प्लॉयड है उस कंपनी में, उसको कर लेते हैं, उसको नॉलेज बहुत अच्छी है कि। उसने बोला नहीं सर, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वालों को हम नहीं कर सकते। बोला अच्छा, चल सब कुछ छोड़, फर्म है ना, एक वो एक बंदा है ना, तो वो एम्प्लॉयड है ना कुछ है, लेकिन वो 21 कंपनीज में वो है, टेरिटरी ऑडिटर अपॉइंटेड है, तो 22वीं हमारी हो जाएगी, उसमें क्या है? तो उसने बोला नहीं सर, बस 20 कंपनीज में अलाउड होता है एक इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल 21 कंपनीज में है तो हम नहीं कर सकते, बट हाँ हम एक चीज चेक कर सकते हैं, कहीं उसमें ओपीसी स्मॉल कंपनी मिलाकर अगर आप बात कर रहे हो तो हम इनको इंक्लूड नहीं करें, तो हम देख सकते हैं कि कितनी है। मैं बोला यार नहीं, ऐसी तो नहीं है, सारी ये कंपनीज तो नहीं है, उसकी तो सारी प्राइवेट कंपनीज है जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर है। अरे यार कुछ भी नहीं हो सकता। उसने बोला कि सर यही है चीज। उसने बोला अरे वो एक बंदा है, वो इनमें से कोई भी नहीं है, बट वो एक्चुरियल सर्विसेज में है, एक्चुरियल सर्विसेज में उसका होता है। उसने बोला एक्चुरियल सर्विसेज सर, वो तो सेक्शन 144 के अंडर आती है, तो हम उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा, यार एक बंदा है, एक्चुअली उसने क्या करा था ना, उसको फ्रॉड उसने कर दिया था और उसे सेंटेंस मिल गया था, कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया था, तो हो गए 3-4 साल हो गए। उसने बोला नहीं सर, कम से कम 10 साल हो जाने चाहिए। उसने बोला लो, कोई भी नहीं अपॉइंट कर सकता। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, अब मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें जो हैं इंटरनल ऑडिटर के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए है। ठीक है।
ये आपका किसके लिए है? सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए हम बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इंटरनल ऑडिटर को जब हम अपॉइंट करेंगे तो इंटरनल ऑडिटर की जो चीज़ें हैं वो सारी हमारी अलग तरीके से होती हैं, उन पे ये वाली चीज़ें अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास में हमने यही कवर करा। आगे हम कल जो क्लास करेंगे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या क्या डाउट्स हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, और फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। मेरा जो प्रोफाइल नेम है वो है मेरा अंकिता 10 और CS अंकिता कोड है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी का, तो अगर आप कोड यूज़ करोगे तो आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो एट 11:25।